निम्नलिखित में किस मेघ को मोती की माता कहा जाता? पक्षाप मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरी मेघ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कौन से पक्षाप मेघ जो है पहला वाला मेघ है, ये सबसे ऊंचे मेघ होते हैं और रेशम की तरह दिखाई देते हैं। कपासी मेघ फूल गोभी की भांति होते हैं। कपासी मेघ। वर्षा स्तरी मेघ से वर्षा बहुत होती है, वर्षा खूब होती है। और जो स्तरी मेघ हैं, जो मिडिल में पाए जाते हैं, ये भूरे रंग के होते हैं और पक्षाप मेघों की ही भांति होते हैं। तो इसमें जो उत्तर सही है वो क्या है? ए, पक्षाप मेघ। ऐसे घने धूसरी बादलों को कहा जाता है जो वर्षा करते हैं? प्रभामंडल वर्षा मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, कपासी मेघ और पक्षाप मेघ। तो प्रभामंडल मेघ वास्तव में क्या है? ये पक्षाप स्तरी मेघ है। पक्षाप स्तरी मेघ है जो सूर्य और चंद्रमा के तरफ प्रभामंडल होलोग्राम जो सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ बनाते हैं। वर्षा स्तरी मेघ, जिसको हमने अभी जाना था कि इससे सबसे अधिक वर्षा होती। कपासी मेघ, ये फूल गोभी के समान होते हैं। पक्षाप मेघ सबसे ऊंचे होते हैं। तो ऐसा इसका उत्तर कौन सा होगा? वर्षा स्तरी मेघ, क्योंकि मैंने बताया कि इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। ओक्टास मापनी का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापने के लिए किया जाता है? वायुमंडलीय आर्द्रता, ओस जमाव का स्तर, मेघाच्छादन की मात्रा और सौर प्रकाश की मात्रा। तो जो इसका उत्तर है वो है मेघाच्छादन की मात्रा, मतलब आकाश पे कितने मेघ छाए, उसके लिए ओक्टास मापनी का प्रयोग किया जाता है। नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा और गति, सागरीय लवणता, उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर है बादलों की दिशा। वर्षा की मात्रा के लिए तो हम रेन गेज यूज करते हैं, और सागर की लवणता सैलिनिटी होती है, जिसमें कितना सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, उससे नापा जाता है। लेकिन बादलों की दिशा और गति के लिए नेफोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? पक्षाप मेघ, स्तरी मेघ, कपासी मध्य मेघ, वर्षा स्तरी मेघ। देखिए, स्तरी मेघ बीच में पाए जाते हैं, मिडल में। वर्षा स्तरी मेघ, चूंकि स्तरी मेघ बीच में पाए जाते हैं, वर्षा इससे सबसे अधिक वर्षा होती है। कपासी मेघ क्या होते हैं? ये फूल गोभी के अनुसार होते हैं। लेकिन जो सबसे ऊंचे मेघ होते हैं पक्षाप मेघ होते हैं, जो रुई के समान होते हैं, रेशम के रूप में दिखाई देते हैं। तो सबसे ऊंचे भाग में पक्षाप मेघ पाए जाते हैं। 6th क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों का दिखता है? ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी किसी में नहीं। तो इसका उत्तर है सीमा। सीमा कैसे? सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, ये इसकी प्रधानता पाई जाती है। सेवेंथ क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निक्कल और लोहे की प्रधानता? ए सियाल, बी सीमा, सी नीफे, डी किसी में नहीं। तो उसका उत्तर है सी नीफे। अभी हम लोगों को पढ़ा था ना, नीफे निक्कल प्लस फेरियम। इसी फेरियम की उपस्थिति के कारण जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, ये क्रस्ट है, और ये जो कोर है, ये आंतरिक भाग है, चुंबकीय वो करता है, चुंबकीय बिहेवियर रहता है इसका, कि कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी जाती है, नीचे आती है। इसका प्रमुख कारण है कि इसके आंतरिक भाग में फेरियम लोहे की उपस्थिति है। 8th क्वेश्चन, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है? ए परदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, परदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, ग्रेनाइट परदार बेसाल्ट ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, सबसे ऊपरी भाग में क्या है? परतदार चट्टान है, परतदार चट्टान है, फिर ग्रेनाइट पाई जाती है, और लास्ट में बेसाल्ट। याद रखिएगा कि जो पृथ्वी समुद्र की सतह बनी हुई है, समुद्री सतह है ना, बेसिन, वो भी किससे बनी हुई है? बेसाल्ट निर्मित है। वहां भी बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, भू प्रॉपर्टी पे पाए जाने विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? ए
ऑक्सीजन सिलिकॉन लोहा एल्युमिनियम, सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम लोहा, सी लोहा सिलिकॉन ऑक्सीजन एल्युमिनियम, डी ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम लोहा। तो इन प्रश्नों को उत्तर देखने का जो सही क्रम है उसका कौन सा ये उत्तर होगा? इसका उत्तर डी वाला बिल्कुल सही होगा। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 46.8 है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रस्ट की, भूपट्टी की, है ना। 46.8 है। सिलिकॉन की मात्रा है 27.7 है। फिर एल्युमिनियम की मात्रा है 8.1 है, और जो आयरन है वो करीब 5% पाया जाता है। इसके लिए जो वर्ड यूज कर सकते हैं हम, ओसाई, इसको याद रखिएगा तो बहुत आसानी से। लेकिन यदि संपूर्ण अर्थ के संदर्भ में ले तो ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। क्या है? ये लोहे को हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है संपूर्ण पृथ्वी पे। ध्यान रखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी में आयरन की मात्रा हो जाती है 35। उसके बाद यही क्रम चलता है, ऑक्सीजन हो जाता है 30, सिलिकॉन हो जाता है 15%, और फिर आ जाता है चौथा मैग्नीशियम हो जाता है 13%। तो याद रखिएगा कि जब हम क्रस्ट की बात करेंगे तो सबसे मात्रा क्या है? ऑक्सीजन की है। जब पूरी अर्थ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आयरन की है। तो यदि हम आयरन को ऊपर ले आएंगे तो जो फर्स्ट, उसके बाद ये दोनों सीक्वेंस में आएंगे। तो इसका उत्तर क्या है? डी ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्युमिनियम और लोहा। 10th क्वेश्चन, धरातल में मोहो असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी? ए 30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 700 किलोमीटर। तो मैंने बताया था ना कि जो मोहो असंबद्धता किसको अलग करती है? किसको अलग करती है? ये है ना, ये क्रस्ट है और ये मेंटल है। तो किसको अलग करती है? मोहो क्रस्ट और मेंटल को करती है। और जो इसकी गहराई है करीब 33 किलोमीटर है, या 30 उत्तर दिया है तो सही माने रहेगा ये 33 किलोमीटर इसका। तो इसका उत्तर ए बिल्कुल सही होगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है। ए कीनिया में, बी मलावी में, सी तंजानिया में, डी जैम्बिया में। तो उसका उत्तर है सी तंजानिया में। ये देखिए अफ्रीका का मैप है, ये है माउंट किलिमंजारो, और ये 5,895 मीटर है। और ये किस प्रकार का पर्वत है? ये शांत ज्वालामुखी पर्वत है। ये एक समय में एक्टिव था लेकिन अभी लाखों साल से बिल्कुल शांत है, और ये तंजानिया में है, और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत या चोटी है। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, माउंट एंकागुआ, माउंट एल्ब्रूस, माउंट मैकिनले। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? ये एशिया की है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एंकागुआ दक्षिण अमेरिका में है, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। एल्ब्रूस काकेश पर्वत पे है। काकेशस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट मैकिनले कहां पे है? ये है उत्तरी अमेरिका में, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। तो इसका उत्तर होगा डी माउंट मैकिनले। और ये जो माउंट मैकिनले है ये उत्तरी अमेरिका के अलास्का श्रेणी में, अलास्का श्रेणी में है, स्थित है। ये देखिए अलास्का रेंज लिखी है और ये माउंट मैकिनले लिखा है। ये है 6,194 मीटर ऊंची है, और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2, अरावली पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट, माउंट कोटोपैक्सी, अल्प्स, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत और अर्थ। इस पे कौन सा आपको मैंने पहले प्रश्न कराया? जैसे अरावली ए का 2 है, हम लोगों ने अरावली पढ़ा था ना, अवशिष्ट। ब्लैक फॉरेस्ट भी पढ़ा था, ये ब्लॉक है, तो बी का 4 है। तो ए का 2 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। बी का 4 इसमें आ रहा है। माउंट कोटोपैक्सी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पे है माउंट कोटोपैक्सी? इक्वाडोर पे है, इक्वाडोर पे है। और अल्प्स कहां पे है? यूरोप पे है, ये एक वलित पर्वत है। तो इसका उत्तर बी वाला बिल्कुल सही होगा। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? ए
एपिनाइस, बी अल्प्स, सी जूरा और डी पेरिनीज। तो इसका उत्तर है पेरिनीज, उत्तर बिल्कुल इसका सही है। ये देखिए जो भाग है ये फ्रांस का भाग है और ये क्या है, स्पेन का भाग है। तो यहाँ पे देखिए पेरिनीज पर्वतमाला दिख रही है आपको, ये दिख रही है, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा को बनाता है। यूरोप में अल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज और दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? ए वलित पर्वत, बी ब्लॉक पर्वत, सी विच्छेदित पर्वत और डी ज्वालामुखी पर्वत। तो ये अब तो ये उत्तर बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं कि ये एक वलित पर्वत का उदाहरण है। ये देखिए यूरोप का अल्प्स पर्वत देख रहे हैं आप, इसकी जो माउंट ब्लैंक है ये सबसे ऊंची चोटी है। ये यूरोप में क्या है, अल्प्स पर्वत है, दक्षिणी यूरोप में ये वलित पर्वत है। ये उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग है। ये देखिए रॉकीज माउंटेन है, ये देख रहे हैं रॉकीज माउंटेन है, ये भी एक वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। और ये दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है, एंडीज पर्वतमाला है। ये देख लीजिए ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये भी वलित पर्वत है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, एंकाकुआ है, और वो अर्जेंटीना में अवस्थित है। ये देख रहे हैं माउंट एंकाकुआ, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये माउंट एंकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और ये पूरा एंडीज पर्वत है जो दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। तो इसका उत्तर है सी 7.5। और क्या क्या विशेषताएं थी? अटलांटिक में इसका कितना विस्तार है, जल्दी बताइए, मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया था। अटलांटिक में इसका विस्तार कितना है? 13.3%। फिर पैसिफिक में 5.7 और इंडियन ओशन में 4.3। ठीक है, तो सबसे चौड़ा ये अटलांटिक में। और क्या क्या पढ़ाया था इसके संदर्भ में मैंने? पर्वतों के पास क्या होते हैं, ये संकरे होते हैं। ठीक है, और विश्व का सबसे चौड़ा कहां पाया जाता है? आर्कटिक महासागर पे, ये भी पढ़ाया था ना, आर्कटिक महासागर। तो उसका बी उत्तर 7.5 बिल्कुल सही है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? ए 71, 76, 80 और बी 82। तो उसका उत्तर है बी 76। इसके बारे में जान लीजिए कि जो इसकी औसत गहराई है वो करीब करीब 3000 से 6000 मीटर तक है और ये 76% भाग में पाया जाता है। सबसे अधिक ये पाया जाता है प्रशांत में 80.3% में, फिर इंडियन ओशन में 80.1% में और अटलांटिक में इसका विस्तार है 54.9। ठीक है, ये प्रश्न कई बार है कि अटलांटिक में इसका विस्तार सबसे कम क्यों पाया जाता है? क्योंकि महाद्वीपीय मग्न तट का इसका विस्तार सबसे अधिक यहाँ पे है, जिसके कारण यहाँ पे इसका विस्तार कम देखने को मिलता है। तो सबसे अधिक पैसिफिक में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अभी ये प्रश्न हम लोगों ने किया था, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में है? तो कौन सा है? ए पैसिफिक में। पैसिफिक में कितना था, फिर से कर लेते हैं, 18.3। इंडिया में, इंडियन ओशन में 80.1 और अटलांटिक में कितना है, 54.9%। सब में प्रतिशत लगा लीजिएगा। तो सबसे अधिक विस्तार इसका पैसिफिक में है। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में उपयुक्त सही। तो इसका उत्तर डी वाला बिल्कुल सही है। ये जितने भी इसमें तथ्य दिए गए हैं वो गंभीर सागरीय मैदान के संदर्भ में बिल्कुल ठीक है। इसका विस्तार विस्तार 20 डिग्री उत्तरी और 7 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 20 पाया जाता है। ये जान लीजिए, इसके साथ साथ जान लीजिएगा कि जो 60 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ कि इसका अभाव देखा गया है मैदान का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा है? यहाँ पे सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है।
जिसके कारण यहाँ पे मैदान का अभाव देखने को मिलता है। महासागरीय गर्तों को सर्वाधिक संख्या किस महासागर में? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो जान लीजिए सबसे पहले कि समुद्र के अंदर कितने 7 गर्त हैं। सबसे ज्यादा कितने? कुल 57 गर्त हैं, जिसमें पैसिफिक के अंदर, प्रशांत महासागर के अंदर 32 है, अटलांटिक के अंदर 19 है और इंडियन ओशन के अंदर 6 है। तो इसके हिसाब से कौन सा उत्तर हो गया? ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है। जो विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त है उसका नाम है चैलेंजर भी कह सकते हैं या मैरियाना ट्रंच कहते हैं इसको। जो गर्त को है इंग्लिश में ट्रंच कहते हैं। ये करीब है 11,002 मीटर है। इसका मतलब है माउंट एवरेस्ट भी इसके अंदर चला जाता है। और ये किस में है? ये प्रशांत महासागर में। अभी आगे हम लोग करेंगे प्रश्न, तो इसको हम दिखाएंगे कि ये प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न, मोना लोआ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी, बी सक्रिय ज्वालामुखी, सी मृत ज्वालामुखी का, डी ज्वालामुखी क्षेत्र के पठार का। तो इसका उत्तर है, यह है बी सक्रिय ज्वालामुखी। ये यूएसए का एक हवाईयन आइलैंड है, हवाई लैंड है, जहाँ पे आप ये देखिए मोना लोआ लिखा हुआ है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और इस सक्रिय ज्वालामुखी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इंटर प्लेट ज्वालामुखी है। अर्थात ये जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के अंदर स्थित है, इसी के लिए हॉटस्पॉट, टूजो विल्सन की थ्योरी थी, हॉटस्पॉट थ्योरी आई थी, जो ये इस बात को प्रमाणित करती है कि ज्वालामुखी ये इंटरप्लेट ज्वालामुखी है, इंटरप्लेट वॉल्केनो है। अर्थात यदि ये प्लेट मान ली जाए तो ये प्लेटों के मध्य स्थित है, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि विश्व के अधिकांश ज्वालामुखी या तो प्लेटों के किनारों पे आते हैं, जहां जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, है ना, या दो प्लेटें एक दूसरे की विपरीत स्थिति में जाती हैं, है ना, या तो टकराती हैं या विपरीत स्थिति में जाती हैं। लेकिन ये मोनोलोआ ज्वालामुखी के संदर्भ में कहा जाता है कि ये प्लेटों के मध्य आते हैं, और इसीलिए इसके लिए जो थ्योरी गई थी हॉटस्पॉट थ्योरी दी गई थी, जो इस बात को की व्याख्या करता है क्यों ज्वालामुखी प्लेटों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब है कि जब बहुत सारा मैग्मा एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो वो ऊपरी सतह को तोड़ते हुए निकल आता है, इसलिए हॉटस्पॉट थ्योरी दी गई थी। क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्न से द्वीप समूह में स्थित है। ए पापुआ न्यू गिनी में, बी स्प्रैटली द्वीप समूह में, सी इंडोनेशिया में, डी पश्चिमी द्वीप समूह में। तो इसका उत्तर है सी इंडोनेशिया में। और ये कहाँ पे है? सुमात्रा और जावा आइलैंड के बीच में है, जिसको जहाँ पे सुंडा गर्त है स्थित है, वहीं पे ये क्राकातोआ हुआ है। और ये 1883 में इसमें विस्फोट हुआ था। ये भी प्रस्तुत प्रकार का ज्वालामुखी है। जब इसका विस्फोट हुआ तो आप अंदाजा लगाइए कि इसके विस्फोट की जो आवाज है वो जापान तक सुनाई दी गई थी, इतना तेज विस्फोट हुआ था। और इसका जो कंपन है वो इस्तांबुल जो तुर्किया में है वहां तक इसका कंपन महसूस किया गया था जब ये विस्फोट किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए एटना इटली में, ये बिल्कुल सही है। बी फ्यूजियामा जापान में, ये भी बिल्कुल सही है। सी पोपा म्यांमार में, और डी क्राकाटाओ मलेशिया में। गलत है। ये कहां पे है? इंडोनेशिया में। ठीक है। एटना कौन सा प्रकार का ज्वालामुखी है? ये है सक्रिय। ये फ्यूजियामा प्रसुप्त प्रकार का है। पोपा शांत है और क्राकाटोआ भी प्रसुप्त है।
ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50%, 50 से 60%, 60 से 70%, 80 से 90%। इसका उत्तर है 80 से 90%। जो किसकी मात्रा होती है? वाटर वेपर, जलवाष्प की होती है, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलती है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? ए फिलीपींस द्वीप समूह, बी जापान द्वीप समूह, सी पश्चिमी द्वीप समूह, डी इंडोनेशिया द्वीप समूह। तो इसका उत्तर क्या है? ए फिलीपींस द्वीप समूह। पे यहाँ पे कौन कौन सा है? यहाँ पे माउंट ताल है सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा माउंट मेयान है। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो फिलीपींस द्वीप समूह में पाए जाते हैं। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। हिंद महासागर स्थल परिबद्ध महासागर है। इन महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। जो इसका जो उत्तर है वो बी वाला बिल्कुल सही है। इन महासागर में मानसूनी प्रभाव पाया जाता है। इस मानचित्र में देखिए, जो ये उत्तरी हिंद महासागर का जो भाग है विषुवत रेखा के उत्तर में भारत के दक्षिण में, यहाँ पे क्या है, जो जलधाराएं हैं वो मौसम के अनुरूप परिवर्तन कर लेती हैं। जब मानसून आता है तो सारी धाराएं इस दिशा में ऐसे घूमने लगती हैं, लेकिन जब मानसून वापस होता है तो ये धाराएं क्या उल्टी दिशा में घूमने लगती हैं। तो इसलिए कारण है यहाँ पे जो धाराएं हैं वो मानसून प्रवाह से काफी प्रभावित होती है, उसी के अनुरूप ये जलधाराएं चलती है। अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी? ए बेंगोल जलधारा, बी हम्बोल्ट जलधारा, सी कैनारी जलधारा, डी मोजम्बिक जलधारा। तो कौन सा है? ए बेंगोल जलधारा, ये कोल्ड है। हम्बोल्ट की जलधारा भी कोल्ड है, कैनारी भी कोल्ड है, और मोजम्बिक वार्म है। लेकिन ध्यान रखिए, बेंगोल की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा ये किस में है? ये पैसिफिक में, प्रशांत महासागर में है। कैनारी की जलधारा अटलांटिक में है, ठीक है। बेंगोल की जलधारा भी प्रशांत में है, और मोजम्बिक की जलधारा हिंद महासागर में है। लेकिन इसका उत्तर कौन सा होगा? ए बेंगोल की जलधारा। ये देखिए, ये बेंगोल की जलधारा दिख रही है यहाँ पे। ये कौन सा? दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां जहां आपको ठंडी जलधारा दिखेगी वहां वहां आपको मरुस्थल मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी है। ये पूरा सहारा का मरुस्थल है। यहाँ पे देखिए ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पे अटाकामा का मरुस्थल है। यहाँ पे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा है, तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल है, सियरा नेवादा सोनार कहते हैं जिसको, वो यहाँ पे है। तो जहां जहां भी आपको ठंडी जलधारा मिलेगी उसके तट पे आपको मरुस्थल की उपस्थिति मिलेगा। उसका कारण क्या है कि ठंडी जलधाराओं पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती, तो हवाएं जब सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो वो जल की प्राप्ति नहीं कर पाती, जिसके कारण इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती और यहाँ मरुस्थल का निर्माण होता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने विश्व के गर्म मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पे पाए जाते हैं, और उसका एक कारण है, बहुत सारे कारण है, उसमें एक कारण है कि उन तटों के पास ठंडी जलधाराएं बहती हैं। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती? ए बेंगोल, बी पश्चिमी पवन प्रवाह, सी कनारी, डी ब्राजील। तो इसका उत्तर होगा ए कनारी। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ अटलांटिक की धारा है, और ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दक्षिणी अटलांटिक के बारे में। ये देखिए कनारी की धारा है, ये कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक में जाके ये बाकी ये जो प्रभाव बना रही है, देखिए बेंगोल की जलधारा के बारे में पूछा गया, ब्राजील की और पश्चिमी पवन प्रवाह, ये आपस में मिलके एक पूरा सर्कल का निर्माण करती है, जिसमें दक्षिणी विश्व धारा ये पूरे सर्कल का निर्माण करती है। कनारी धारा भी एक सर्कल का निर्माण करती है, लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में करती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी कनारी की धारा। रेनियल जलधारा किस महासागर की जलधारा? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी प्रशांत हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ए अटलांटिक महासागर।
जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है, यहाँ पे देखिए जब ये पहुंचती है यूरोप के पश्चिमी तट पे तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक तो नॉर्वे धारा के नाम से चली जाती है, दूसरे बिस्के खाड़ी के नाम पे आती है। तो इसी को रेनील जलधारा के कहते हैं, जो फ्रांस के तट पे बहती है और ये एक गर्म जलधारा है। निम्न कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ये तो अब बिल्कुल आसानी से आ जानी चाहिए। एक गल्फ जलधारा, कैनारी जलधारा, क्यूराइल धारा, लेब्राडोर धारा। तो ये क्या है? गल्फ जलधारा। ये क्या है? वार्म जलधारा है। ठीक है, ये क्यूराइल कोल्ड है, लेब्राडोर कोल्ड है, कनारी भी कोल्ड है। तो ये क्यूराइल किस में है? ये प्रशांत में है। लेब्राडोर अटलांटिक में है। कैनारी की धारा किस में है? ये भी अटलांटिक में। और गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक में है। तो यदि दूसरा प्रश्न आ जाता है इनमें कौन सी जलधारा प्रशांत में है, तो क्यूराइल आ जाती। लेकिन यह पूछा गया था कि कौन सी उष्ण है, गर्म है, तो इसका गल्फ स्ट्रीम का नाम है ए जलधारा। इसका उत्तर ए बिल्कुल सही।